हेलो स्टूडेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ग्रुप 14 में फिजिकल प्रॉपर्टी इसके पहले तक की वीडियो में हम लोगों ने सब कवर कर लिया है। तो आज ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि CCl4 लुईस अम्ल की तरह कार्य नहीं करता है, जबकि SiCl4 उसी वर्ग का है सिलिकॉन, जबकि यह लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ आज इसमें पी ब्लॉक के तत्व में हाइड्रोजन के प्रति यहाँ कुछ क्रिया हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ कार्बन के अपर रूप इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखना है हम लोगों को कि कार्बन के प्रति ये कार्बन के जो अपर रूप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखें, इसमें इम्पोर्टेंट आपका अपर रूप क्या मिलेगा। जैसे यहाँ देखें, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरीन है। ये पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि ये डायमंड के बारे में, और ये डायमंड का यहाँ देखें, ये हीरे की संरचना, ठीक। और एक एक करके यहाँ पूरा उपयोग, फुलेरीन, ग्रेफाइट, तो इन सब को पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके ये पॉइंट सब, ठीक। तो देखिए यहाँ आपको मिल रहा होगा ये रासायनिक गुण। ग्रुप 14 एलिमेंट्स या कार्बन फैमिली के जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका एक एक करके सब रासायनिक गुण देखेंगे। तो देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था तथा रासायनिक अभिक्रियाशीलता एक एक करके देखें। देखिए, वर्ग 14 के तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्लियर हो जाएगा। वर्ग 14 के तत्वों द्वारा सामान्यतः +4 तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये प्रदर्शित की जाती हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि ऊपर की तरफ मतलब कार्बन है ना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, और +2 में नीचे की तरफ, है ना। जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे की तरफ जाएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ESN, लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। वर्ग में सिर्फ देखें, यहाँ वर्ग में सिर्फ कार्बन ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, कार्बन केवल। और इसके अलावा जो भी हैं आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है, वो प्लस ऋणात्मक नहीं धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन की प्रथम 4 आयनन एंथैल्पी के मानों का योग बहुत अधिक होता है, अतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिकतर यौगिक सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। ये बात भी जानते रहिए। इस वर्ग में नीचे वाले तत्वों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था बनाने की प्रवृत्ति निम्न है। देखिए, नीचे की तरफ जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इन तत्वों में NH2 इलेक्ट्रॉन का बंधन में भाग न लेने के कारण ऐसा होता है, तो ये भी जानकारी आप रखिए। आगे देखें, कार्बन व सिलिकॉन मुख्यतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जर्मेनियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायी यौगिक बनाते हैं, जबकि कुछ यौगिकों में +2 अवस्था भी मिलती है। ESN टिन जो है ये +2 और +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था ये बतलाता है, मतलब ये आपको ऐसे यौगिक देखने को मिलेंगे। लेड के यौगिक +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायी होता है, अभी बात किए। जैसे आप देखेंगे PbCl2 और PbCl4 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप PbCl2 बताएंगे, ठीक। इसी तरीके से देखें, जबकि दूसरी
+4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है मतलब ये जो है, यहाँ देखें, ये PbCl4 जो है ये हमेशा कन्वर्ट होना चाहता है किसमें, तो आप बताएंगे PbCl2 में ये कन्वर्ट होना चाहता है, इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक। कार्बन की अपनी सहसंयोजकता देखें, यहाँ कार्बन की अपनी सहसंयोजकता +4 का अतिक्रमण नहीं कर सकता, परंतु समूह के अन्य तत्व ऐसा करते हैं, क्योंकि उन तत्वों में डी कक्षक अनुपस्थित होता है। डी कक्षक जो है वो कार्बन में क्या होगा, कार्बन में आप डी कक्षक देखेंगे नहीं पाया जाता, और यही कारण है कि ऐसे तत्वों के जो हैलाइड होते हैं वो जल में अपघटन के उपरांत दाता स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके संकुल आयन बना लेते हैं। अब संकुल आयन देखिए, यहाँ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इनके केंद्रीय परमाणु पर संकरण अवस्था sp3d2 पाई जाती है, और इन संकुल आयनों की आकृति अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय होती है, और संकरण कभी पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, sp3d2। ठीक, ये यानी आप चेक करेंगे तो इनकी आकृति अष्टफलकीय होती है, ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, और आगे देखें तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से देखिए, तो ये तो टेबल आप पढ़े होंगे, प्रीवियस वीडियो में ही बताए थे। देखिए, ऑक्सीकरण के प्रति अभिक्रियाशीलता, ये नेक्स्ट हेडिंग है। इस वर्ग के सभी सदस्य ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर ऑक्साइड बनाते हैं, और ऑक्साइड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोऑक्साइड तथा डाइऑक्साइड। इनके सूत्र ये जनरल में MO, M मतलब यहाँ, M मतलब आप कहेंगे कि ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये है M मतलब। तो MO और MO2 प्रकार के ये ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए, सिलिकॉन ऑक्साइड जरा चेक करिए, ये मोनोऑक्साइड का अस्तित्व सिर्फ उच्च ताप पर होता है, निम्न ताप पर ये अपघटित हो जाता है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड की तुलना में अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये देखिए, ये जितने भी यहाँ आपको ये देखने को मिल रहे हैं, ये अम्लीय है, ये क्या है, अम्लीय। SiO2 भी अम्लीय है, और GeO2 भी अम्लीय है। तो ये कैसे हैं, ये अम्लीय ऑक्साइड हैं। ठीक, इसे याद रखे रहिए। जबकि SnO2, ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, जबकि SnO2 और PbO2 जो है ये क्या है, ये उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है, GeO अम्लीय है, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड व लेड मोनोऑक्साइड क्या है, तो उभयधर्मी है, इसे याद रखे रहिए, इम्पोर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, उदासीन। जर्मेनियम के मोनोऑक्साइड अम्लीय, और जो टिन और लेड के मोनोऑक्साइड उभयधर्मी। ये क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। यहाँ चेक करिए, देखिए ये यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि CCl4 लुईस अम्ल की तरह कार्य नहीं करता है, CCl4, जबकि SiCl4 लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, ऐसा क्यों? तो ये आपके पाठ्यपुस्तक में ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर देखिए यहीं पर है। CCl4 में केंद्रीय परमाणु कार्बन के पास लुईस क्षार के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए डी कक्षक जो है वो उपलब्ध नहीं होते। किसके पास नहीं होता है, CCl4 मतलब कार्बन के पास डी कक्षक नहीं होता, जबकि सिलिकॉन के पास देखेंगे, SiCl4 में सिलिकॉन के पास रिक्त कक्षक 3D कक्षक उपलब्ध होने के कारण यह लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। तो ये आंसर है, जानते रहिए, कार्बन के पास डी कक्षक नहीं है, जबकि सिलिकॉन के पास डी कक्षक उपलब्ध है, वह लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए CCl4 जो है वो लुईस अम्ल की तरह कार्य नहीं करता, जबकि
SiCl4 लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। ठीक, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, देख सकते हैं आप इन क्वेश्चन को भी आप यहाँ देख सकते हैं। ज़रा देखें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। समूह 14 में से उन सदस्य या सदस्यों को चुनिए जो सबसे अधिक अम्लीय डाइऑक्साइड बनाता है और जो सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलता हो, अर्धचालक और अर्धचालकों के रूप में प्रयोग में आता हो। देखिए उसका इसका उत्तर भी मिल जाएगा। सबसे पहला देखिए, सबसे अधिक अम्लीय डाइऑक्साइड कौन बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे अधिक अम्लीय। और अगर पूछा जाए +2 ऑक्सीकरण अवस्था किसकी स्टेबल होती है तो आप बताएंगे लेड की। और अगर अर्धचालकों के रूप में प्रयोग में आता है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन, ध्यान दें। जल के प्रति अभिक्रियाशीलता देखिए, तो कार्बन, सिलिकॉन व जर्मेनियम जल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, मतलब जल से इनकी कोई क्रिया नहीं होती। टिन भाप को वियोजित कर डाइऑक्साइड बनाता है तथा H2 गैस देता है। भाप टिन के साथ अगर जल के को लेकर हीट करेंगे तो टिन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और लेड जल से क्रिया नहीं करता, ऐसा शायद ऑक्साइड की रक्षण फिल्म बनने के कारण होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेड ऑक्साइड का एक परत बन जाती है जो फिर क्रिया को रोकती है, ये जानना है। देखिए पी ब्लॉक के तत्व जरा समझे। पी ब्लॉक के तत्व बनने के कारण क्या, देखिए बनने के कारण होता है। अब ऐसा समझें क्या है। हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता देखेंगे। इस वर्ग के तत्व सामान्यतः MX2 व MX4 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा PbCl2 मिलेगा, या तो आपको मिलेगा CCl4, इस तरीके का। तो इस वर्ग में कार्बन तत्व के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड उपयुक्त प्रायोगिक अवस्थाओं में हैलोजन के साथ क्रिया करके सीधे ये हैलाइड बना लेते हैं। अधिकांशतः MX4 सहसंयोजक प्रकृति के होता है। CCl4 में आप जानते ही हैं सहसंयोजी बंध है। और ऐसे ही CCl4 जैसे देखें तो हैलाइडों में केंद्रीय परमाणु पर संकरण अवस्था sp3 होती है तथा आणविक आकृति चतुष्फलकी और बंध कोण 109 मिनट होता है, ये तो जानते हैं। SnF4 व PbF4 सहसंयोजक यौगिक न होकर के आयनिक होता है, जानते हैं। अधिक विद्युतऋणी है ये। फ्लोरीन सर्वाधिक कह सकते हैं विद्युतऋणी है पूरे आवर्त सारणी में। PbI4 का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब यह पाया ही नहीं जाता इसका यौगिक। इस समूह के जर्मेनियम, टिन, लेड तक के उच्च सदस्य MX2 प्रकार के हैलाइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। GeX2 की तुलना में GeX4 अधिक अस्थायी है। ध्यान दीजिए, GeX4 जो है वो अधिक अस्थायी है। ऐसा क्यों? तो ऊष्मीय अस्थायित्व के प्रति। ये कहाँ अधिक अस्थायी है? तो ऊष्मीय अस्थायित्व के प्रति ऐसा है। PbX4 जो है ये तो जान रहे हैं अस्थायी है, इसकी तुलना में PbX2 अधिक अस्थायी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, और CCl4 के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों के टेट्राहैलाइड आसानी से ये जल में अपघटित हो जाते हैं। कौन? CCl4 के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों के टेट्राहैलाइड, क्योंकि केंद्रीय धातु या तत्व में स्थित D कक्षक उपस्थित होने के कारण ये जल के ऑक्सीजन परमाणु से लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेता है। कौन? जहाँ D कक्षक उपस्थित होगा। जैसे SiCl4 का उदाहरण लेकर हम जल अपघटन प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। सिलिकॉन के रिक्त D कक्षक में जल से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर SiCl4 प्रारंभिक दौर में जल अपघटन होता है और SiOH4 में बदलता है ये सबसे पहले। अब देखिए यहीं पर आप देख लीजिए, सिंपल है, यहाँ समझ आ जाएगा।
यहाँ देखिए जैसे ये आप चेक करिए, SiCl4 है। अब जल का लोन पेयर इसको क्या करता है, सिलिकॉन के डी कक्षक जो हैं वो रिक्त होते हैं, उसको लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ OH है ना, जैसे H फिर बाद में H और एक Cl निकल जाता है यहाँ, ठीक है, ये भी जानते रहिए। देखिए -HCl, तो OH जुड़ा और फिर वाटर के 3 मॉलिक्यूल आप लेकर क्रिया करवाएंगे। तीनों ये जो शेष बचे हैं, ये Cl जो तीनों बचे हैं ये निकल जाएंगे। तो हर जगह क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ठीक, OH जुड़ गया। तो इस तरीके से क्रिया होती है, इसे भी जानते रहिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से ज़रा समझें। SiF6 2 माइनस आयन ज्ञात है, जबकि SiCl6 2 माइनस आयन अज्ञात है। समझाइए ऐसा क्यों? तो सिलिकॉन जो है परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होने के कारण, यह 6 फ्लोराइड आयन छोटे होने के कारण Si+4 से जुड़ सकते हैं, लेकिन 6 बड़े Cl- जो है वह थोड़ा सा उसका आकार बड़ा होता है, यानी क्लोराइड आयन का। तो इसीलिए यह क्लोराइड आयन के 6 आयनों को नहीं जोड़ पाता। तो ये बात जानते रहिए। और आगे देखें तो आपको मिलेगा ये कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों एवं असामान्य व्यवहार। ये देखिए ज़रा सा, इसको ज़रा समझें, इसी में आपका ये मिलने वाला है अपर रूप। तो देखिए कार्बन 14 का प्रथम सदस्य कार्बन अपने समूह के अन्य सदस्यों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोग कहते हैं अपसामान्य व्यवहार। तो कार्बन का यह अपसामान्य व्यवहार निम्न कारण से होता है। क्या क्या कारण है? पहला, कार्बन का आकार अत्यधिक छोटा होता है, कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है और कार्बन की उच्च आयनन इंथैल्पी भी होती है। ठीक, अपसामान्य व्यवहार में डी कक्षक भी अनुपस्थित होता है, इसे भी जानते रहिए। तो ये है आपको, देखिए यहाँ मिलेगा डी कक्षक अनुपस्थित होता है। देखिए मिला, ये कार्बन में डी कक्षकों की अनुपस्थिति भी होती है, ये बात भी जानते रहिए। आगे देखें तो मिलेगा कार्बन परमाणु में केवल sp कक्षक ही बंधन में पार्टिसिपेट करते हैं, अतः कार्बन अपने चारों ओर केवल 4 एकाकी युग्म ही समायोजित कर सकता है, डी कक्षक नहीं होता। इसीलिए यही कारण है कि कार्बन अधिकतम 4 संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है, जबकि अन्य सदस्यों में डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण अपनी संयोजकता में ये वृद्धि कर लेते हैं। और कार्बन में स्वयं से अथवा छोटे आकार, ध्यान दीजिए, कार्बन में स्वयं से अथवा छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से पी पाई बहुबंधन बनाने की इनमें एक यूनिक एबिलिटी यानी अद्भुत क्षमता होती है। पी पाई बंध बनाता है। अब देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आदि इनके उदाहरण है। ऐसा क्यों कर पाता है? तो देखिए इसमें क्या देखने को मिलता है कि पी पाई और पी पाई बंध बनाने की ये क्षमता रखता है, और इस समूह के अन्य सदस्यों में आकार के बड़े होने के कारण पी पाई आबंध बनाने में अक्षमता होती है। वो क्या करते हैं, पी पाई डी पाई बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी जानते रहिए। तो कार्बन, देखिए कार्बन परमाणु में अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा ये जुड़कर एक लंबी श्रृंखला व वलय बनाने की उच्चतम इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, और इस प्रवृत्ति को काइटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। तो ये देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अधिक मजबूत होने के कारण ऐसा हो पाता है कि ये श्रृंखलन कर पाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता हुआ परमाणु आकार, घटती हुई विद्युत ऋणात्मकता के कारण श्रृंखलन की प्रवृत्ति घटती जाती है। ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे इसमें श्रृंखलन का गुण जो है कम होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन में श्रृंखलन पाया जाता है, ये भी जानते रहिए। अब यहाँ जरा देखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, जर्मेनियम
जर्मेनियम और टिन के मध्य बंद एंथैल्पी देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, कार्बन कार्बन में, उससे कम 297, सिलिकॉन 260, जर्मेनियम के मध्य 240, टिन और टिन के मध्य सबसे मजबूत बंध कार्बन कार्बन है इस ग्रुप में। वर्ग 14 के तत्वों में श्रृंखलन का क्रम विभिन्न तत्वों में निम्न प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ये अभी बात हुई, सबसे ज़्यादा कार्बन में, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन। लेड श्रृंखलन प्रदर्शित नहीं करता, स्पष्ट रूप से जानते रहिए। श्रृंखलन तथा पी पाई बंध निर्माण के कारण कार्बन विभिन्न अपर रूप ये प्रदर्शित करता है जो कि निम्न है। इसके 3 अपर रूप मुख्य रूप से याद रखे रहें। पहला है ग्रेफाइट, पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है फुलेरिन। ठीक, और सबसे शुद्ध अवस्था कौन सी है पूछी जाए तो आप बताएंगे फुलेरिन। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा देख लेते हैं। कार्बन की अपर रूप ज़रा देखें, ध्यान दें, बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है यहाँ पर। कार्बन की अपर रूप देखिए, जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो जिनके भौतिक गुण एक दूसरे से पर्याप्त भिन्नता रखते हों तो उस तत्व के इस गुण को ही अपर रूपता तथा विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। अब कार्बन के जरा देखिए कितने रूपों में है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ कार्बन के 2 रूप, एक क्रिस्टलीय रूप और दूसरा अक्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय रूप में आपको मिल रहा होगा यहाँ ये ग्रेफाइट, देखिए यहाँ ग्रेफाइट, ये डायमंड, इसके बाद आपको मिलेगा ये ग्रेफाइट, फिर यहाँ मिलेगा फुलेरिन। अक्रिस्टलीय रूप चारकोल है ना, चारकोल कई प्रकार जानते हैं आप, शुगर चारकोल, लकड़ी चारकोल, जंतु चारकोल, ये काजल, और यहाँ मिलेगा आपको खनिज, 3 रूपों में। अब चारकोल जो है यहाँ देखने को मिल रहा होगा, कास्ट चारकोल, लकड़ी चारकोल जिसे कहते हैं, शुगर चारकोल अभी बात कर रहे थे, शुगर चारकोल, और फिर देखिए जंतु चारकोल मिलेगा। और खनिज में आपका कोयला है, कोयले में देखिए कोक मिलेगा, और गैसीय स्वरूप में ये गैस कार्बन मिलेंगे जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सब आ जाता है। तो ये इसके रूप हैं। ठीक, एक एक करके देखते हैं। डायमंड इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिए। देखिए डायमंड के बारे में समझते हैं। हीरा है ना, तो देखिए हीरा मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? साउथ अफ्रीका। भारत में हीरा दक्षिण में गोलकुंडा की खानों में मिलता है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है ना। अभी आपको बताए थे क्या, फुलेरिन, है ना, अभी फुलेरिन बताए थे। तो यहाँ पर लिखा गया है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वो क्या है, ये हीरा है। तो ठीक, आप उसको परिवर्तित करके यही जानते रहिए। तो हीरा जानते रहिए कि ये शुद्ध रूप है। याद रखिए इसको, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करके याद रखिएगा कि हीरा जो है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। यह रंगहीन व पारदर्शक है। यह कठोरतम ठोस है, मतलब सबसे कठोर है। यह विद्युत व ताप का अचालक मतलब कुचालक है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.52 है। इसका अपवर्तनांक जो है वो 2.45 होता है। यह अक्रियाशील पदार्थ है, मतलब क्रिया नहीं करता है। यह उच्च ताप पर गर्म करने पर जलता है और केवल CO2 बनाता है, अतः कार्बन का अपर रूप है ना। और हीरे की संरचना जरा समझें क्या है, कैसे हीरे की संरचना जरा देखिए। तो यहाँ आपको मिल रहा होगा, हीरे में सिर्फ कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, कार्बन ही होता है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। हीरे में उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु पर संकरण sp3 होता है, अतः प्रत्येक कार्बन पर 4 sp3 संकरित कक्षक उपस्थित होते हैं। अपने निकटतम 4 कार्बन परमाणुओं के sp3 संकरित कक्षकों के साथ ये ओवरलैप करके प्रबल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं।
प्रत्येक कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होता है तथा अन्य 4 कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के कोने पर स्थित होते हैं। और इस संरचना में कार्बन कार्बन बंधों की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है, इसे भी याद रखें। यहाँ देखिए, इस प्रकार हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है। 3D में इसका स्ट्रक्चर होता है। इस कारण हीरा अत्यंत कठोर है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण यह विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि ग्रेफाइट में होते हैं, इसलिए वह क्या है, ग्रेफाइट वो विद्युत का सुचालक है। इसका गलनांक अत्यधिक उच्च 3843 केल्विन होता है। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे यहाँ डायमंड में। देखिए, डायमंड में कुछ इस तरीके का आपको यहाँ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जहाँ ये गोला बनाया गया है वो कार्बन आप समझिए। तो इसका देखिए उपयोग क्या है हीरे का। यह कांच काटने में काम आता है। कांच को हीरे से काटते हैं। जवाहरात के रूप में इसका उपयोग होता है। और देखें, ये नगों पर ये पॉलिश के रूप में काम आता है। जैसे आभूषण बनाए जाते हैं, उनके नगों पर चट्टानों व संगमरमर को ये काटने में उपयोगी है, ये भी जानते रहिए। ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट, यहाँ देखिए, प्रकृति में ग्रेफाइट विस्तृत रूप में मिलता है। भारत में जैसे आप पेंसिल देखते हैं, उसके बीच में ग्रेफाइट ही है। भारत में इसकी खानें उड़ीसा, राजस्थान, बंगाल, कश्मीर और दक्षिण भारत में है इसकी जो खानें हैं। और ग्रेफाइट, ये ग्रीफो का अर्थ लिखना होता है और इसको प्रारंभ में शीशे या अपर रूप के रूप में माना गया था और इसे काला शीशा कहा गया। लिखने वाली पेंसिल को आज भी लेड पेंसिल के नाम से जाना जाता है, जबकि पेंसिल में ग्रेफाइट है, लेड नहीं होता। लेड पेंसिल में लेड नहीं होता, ग्रेफाइट होता है। फिर भी उसे हम क्या कहते हैं, लेड पेंसिल। और देखिए थोड़ा सा कि ग्रेफाइट गहरे धूसर रंग का एक नरम पदार्थ है। यह छूने में चिकना महसूस होता है। इसमें धात्विक चमक होती है। यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक यानी चालक है। इसकी संरचना देखिए, संरचना के बारे में थोड़ा जानकारी। इनमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन पर संकरण अवस्था sp2 होती है। प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरित कक्षक 120 अंश का कोण बनाते हैं और अपने निकटतम कार्बन के साथ ओवरलैप करके प्रबल सिग्मा बंध बनाते हुए खटकोड़ी वलय की कई सतहों यानी कई परतों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कार्बन पर एक असंकरित p कक्षक उपस्थित होता है जो sp2 संकरित कक्षकों के लंबवत स्थित होता है, उसके लंबवत होता है, मतलब 90 अंश कोण पर होता है। ऊपरी सतह के निचले p कक्षक देखें, ऊपरी सतह के निचले p कक्षक निचली सतह के ऊपरी p कक्षक के साथ समपार्श्व व्यापन कर दुर्बल पाई बंध भी ये बनाते हैं। अभी संरचना में आपको दिखाएंगे। दो परतों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल होने के कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से ये फिसल जाती है, इसीलिए ग्रेफाइट नर्म और चिकना होता है और इस गुण के कारण इसको शुष्क स्नेहक के रूप में भी यूज किया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। किसमें, ग्रेफाइट में, याद रखना है। वैसे 154 पिकोमीटर होती है, जबकि दो सतहों के मध्य दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दो सतहों के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन के मध्य 1.42 एंगस्ट्रॉम। ग्रेफाइट का घनत्व कम व 2.26 होता है। संरचना देखिए तो कुछ समझ में आ जाएगा आपको। संरचना इसकी ज़रा चेक करिए। देखिए ये स्ट्रक्चर ज़रा देखें, इसमें आपको मिल रहा होगा कार्बन कार्बन के मध्य, ज़रा देखें यहाँ। तो एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में चेंज करेंगे तो 142 पिकोमीटर मिल जाएगा कार्बन कार्बन के मध्य। और दो सतह यहाँ देखिए, इस सतह और इस सतह के यहाँ मध्य आप कार्बन कार्बन जो जुड़े हैं 335 पिकोमीटर। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से परत दर परत, ये इसकी लेयर ये है, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर, इसके ऊपर ये तीसरी लेयर,
इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। जानते रहिए। फुलरीन के बारे में थोड़ा जानकारी देखिए। यह कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय रूप है। इसकी संरचना गोल गुंबद जैसी होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिनिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया। और फुलरीन अणु में कार्बन 60 से 70 या अधिक संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। कार्बन 60 सबसे अधिक अस्थायी है। स्टेबल अगर पूछा जाए तो कार्बन 60 है, 70 से ज़्यादा, कार्बन 60 वाला ज़्यादा अस्थायी है। इसे बकमिनिस्टर फुलरीन कहते हैं। किसे? कार्बन 60 को। कार्बन 60 की संरचना फुटबॉल जैसी है ना, फुटबॉल जैसी ये इसकी आकृति होती है। इसे इसीलिए बकी बॉल भी कहते हैं। कार्बन 60 की संरचना में ये महत्वपूर्ण है। कार्बन 60 की संरचना में 32 फेसेस और 20 फलक है ना। ये देखें 32 फलक हैं, जिनमें 20 फलक कैसा है, खटकोणीय है ना। खटकोणीय मतलब 6 उसमें एंगल बनते हैं, तथा 12 ये याद रखना है। पंचकोणीय कितने हैं? 12। तो याद रखना है कि 32 जो फेस हैं उसमें 20 खटकोणीय और 12 पंचकोणीय इसमें संरचना देखने को मिलती है। इसके गुण देखिए, इसके गुण आपको देखने को मिलेगा यहाँ। तो फुलरीन सहसंयोजक यौगिक है। यह कार्बनिक विलायकों में ये घुल जाता है और फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों के साथ क्रिया करके ठोस पदार्थ ये बनाते हैं, जैसे K3C60। ये विद्युत का चालन करते हैं, मतलब इसमें करंट का आवागमन होता है। यह प्लेटिनम जटिल यौगिक बनाता है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पेंटागान, जरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें तो समझ आएगा। यहाँ देखिए ये पेंटागान बना रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये देखिए आपको पेंटागान मिल रहा होगा यहाँ, है ना, ये पेंटागान। अब इसी से देखिए हेक्सागान 6 जुड़े होंगे। यहाँ जरा चेक करिए, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए इसी से जुड़ा हुआ यहाँ हेक्सागान, ये तो पेंटागान हो गया। अब हेक्सागान देखिए, ये यहाँ आपको हेक्सागान मिल रहा होगा। एक हुआ, ऐसे आपका ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक इस तरीके से इसमें आपको इसकी संरचना देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा नोटेड पॉइंट ज़रा देखें, नोटेड पॉइंट समझिए। H.W. क्रोटो, E. इस्मेले व R.F. कर्ल ने 1985 में फुलरेन की खोज की। फुलरेन की खोज किसने की? H.W. क्रोटो, E. इस्मेले व R.F. कर्ल ने 1985 में फुलरेन की खोज की। इसके लिए उन्हें 1996 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किसके सम्मान में इसका नामकरण रखा गया? तो ये अमेरिका के साइंटिस्ट रहे। यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट ज़रा समझें। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिनिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया। ये भी याद रखे रहिए। जबकि खोज किसने किया? ये 3 वैज्ञानिक हैं, H.W. क्रोटो, E. इस्मेले व R.F. कर्ल ने 1985 में फुलरीन की ये डिस्कवरी की थी। ठीक, अब आगे देखिए कार्बन के उपयोग देख लेते हैं, फिर लास्ट यही आपका हो जाएगा। कोल को ईंधन के रूप में, है ना, कोयले को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कास्ट चारकोल का उपयोग बारूद के घटक में भी करते हैं। हड्डियाँ या जंतु चारकोल यानी जंतु चारकोल का उपयोग द्रवों को रंगहीन करने में। काजल के रूप में प्राप्त कार्बन का उपयोग काली स्याही, काला पेंट व वार्निश, कार्बन पेपर आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टिक पदार्थों में, यहाँ देखिए प्लास्टिक पदार्थों में अंतः स्थापित ग्रेफाइट तंतु उच्च सामर्थ्य वाली हल्की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इससे इन वस्तुओं का उपयोग मछली पकड़ने की छड़ यानी टेनिस रैकेट, वायुयान तथा डोंगी जिसे आप कैनोस कहते हैं, इसको बनाने में करते हैं।
विद्युत का अच्छा सुचालक होने के कारण ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी के इलेक्ट्रोड भी बनाते हैं इससे। अत्यधिक सौरंध्र सक्रिय चारकोल का उपयोग जहरीली गैसों को अवशोषित करने में भी किया जाता है। इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग कार्बन अशुद्धियों को दूर करने में तथा वातानुकूलन में गंध को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। गंध को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीरा एक मूल्यवान पत्थर है जो कार्बन का बना होता है। इसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। इसे कैरेट में मापा जाता है ना। 1 कैरेट बराबर, ये याद रखिए, 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये समाप्त कर लिया है। तो इसके बाद आपको ये यहाँ देखिए कुछ ये आपको मिलेंगे कुछ एक्सरसाइज है। जैसे देखिए वर्ग 14 के तत्व कौन से हैं, ये सारी बातें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो से ही सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। यहाँ सब क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन के बाद यहाँ पर इनके आंसर भी यहाँ आप देख रहे होंगे, ये इनके आंसर हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको समाप्त किया। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ कंपाउंड जो भी होंगे इससे संबंधित नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।